नमस्कार दोस्तों बहुत ही महंगा चुनाव है इस बार का महाराष्ट्र चुनाव। कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि हर सीट की कीमत करीब करीब 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी। क्या सच में इस बात का कल्पना किया जा सकता है कि इस बार जितने भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में है सभी इस बात को मान करके चल रहे हैं कि यह चुनाव या तो उनके लिए आने वाले समय में एक नई राजनीतिक रास्ता बना दे देगा या फिर ये कहे कि यह चुनाव उनके अस्तित्व की लड़ाई का सवाल है और यह चुनाव कहीं ना कहीं उनके आखिरी चुनाव साबित न हो जाए। महाराष्ट्र की सियासत सालों साल से चलती चली आ रही है। सही मायने में कहे तो 1950 के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में जो कोई भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ करके अपना नया पार्टी बनाया निकल करके उसमें शिवसेना ही एक ऐसी पार्टी रही जो बनी भी और चलती चली गई और फिर राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनका गठबंधन भी हुआ। जी हाँ, लेकिन सवाल है पहली बार उस शिवसेना का भी सवाल इस महाराष्ट्र चुनाव में है कि कौन सी है असली शिवसेना महाराष्ट्र के भीतर, कौन सा है असली शिव सैनिक, कौन है जो हिंदुत्व के आश्रय वोट मांगेगा और कौन है शिव सैनिक जो इस दौर में सेकुलर हो चला है। जी नहीं, बात केवल इतनी सी नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जितना पैसा लगता है और खास तौर पर मुंबई शहर हो, मुंबई के सब अर्न का इलाका हो या फिर ये कहे कि मुंबई से सटे हुए सौर्न के इलाके जो जाने जाते हैं जहां पर अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं और बसते हैं। सवाल है कि जमीन का एक एक टुकड़ा क्या कीमत लगाया जा सकता है, केवल और केवल इस बात को आप सोच ही सकते हैं। लेकिन पहली बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के भीतर हर दूसरे सीट पर एक बागी होता है और जो बागी कैंडिडेट होता है उसकी अपनी सियासी पहचान भी कोई छोटी मोटी नहीं है। सियासी तौर पर उसने कड़ी मशक्कत की है या फिर ये कहे कि सियासी तौर पर उसके परिवार ने बड़ी राजनीतिक जमीन तैयार की। लेकिन इस चुनाव के भीतर ऐसा क्या कुछ हो गया कि हर दूसरे सीट के ऊपर बागी है। वो बागी कांग्रेस का हो सकता है, वो बागी भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, वो बागी एनसीपी का हो सकता है, वो एनसीपी के दोनों गुटों का हो सकता है, शिवसेना का दोनों गुटों की तरफ से कोई बागी हो सकता है। लेकिन दरअसल जैसे ही आप चुनाव मैदान के अंदर आते हैं आपके पीछे एक पूरी की पूरी फौज खड़ी हो जाती है जो आपके ऊपर पैसा लगाती है। यानी ये नेताओं की नगरी है। ये कहे कि ये सही मायने में लूट और वसूली का दौर है। असल में सियासत का मतलब दरअसल हर काम के भीतर एक ऐसे लाइसेंस को पा जाना है जिसके बाद जो कुछ भी पैसा कमाना चाहता है, जो कोई भी पैसा कमाना चाहता है उसके लिए रास्ता अनुकूल और सुविधाजनक वो नेता कर सकता है। ये कॉर्पोरेटर से लेकर के एमएलए विधायक और एमपी सांसद तक की परिस्थिति महाराष्ट्र के भीतर है। तो जरा आप सोच करके देखिए, पहली बार 6 पॉलिटिकल पार्टी चुनाव मैदान में है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, जिसमें 2 पॉलिटिकल पार्टी तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हाँ, बारामती किसका होगा, शरद पवार का एनसीपी का या फिर अजित पवार के एनसीपी का। मुंबई नगरी किसकी होगी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना का या एक नाथ शिंदे की शिवसेना का। ठाणे किसका होगा, कल्याण किसका होगा, कोंकण का इलाका किसका होगा, यहां तक ये कहे कि विदर्भ किसका होगा। वो क्या सच में गडकरी के हिसाब से वहां पर चीजें चलती है या फिर देवेंद्र फडणवीस की दखल है या फिर वो कहे कि वो भी इस दौर में गायब हो गए। मराठवाड़ा किसका होता है। ये सारे के सारे ऐसे सवाल है जिन सारे सवालों के साथ साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सिर्फ राजनीतिक जमीन नहीं चलती है बल्कि ये कहे कि उस सियासी जमीन के ऊपर धंधा करने वालों का पूरा एक बिजनेस मॉडल चलता है। जी हाँ, और एवरेज औसतन जो हमने आज परखा समझा कि मुंबई और सौर्न के इलाके के भीतर वहां की जो एक लंबी चौड़ी पूरी लिस्ट की पूरी सीटों को लेकर के जो अगर इसको आप देखना चाहते हैं परखना चाहते हैं तो इसको ऐसे समझिए कि दरअसल मुंबई के भीतर 36 विधानसभा की सीटें होती है। उनमें से जब आप हर इलाके के भीतर जाएंगे, चाहे मुंबई शहर के भीतर धारावी का इलाका हो, चाहे वडारा का इलाका हो, वर्ली का इलाका हो, महिन का इलाका हो, तो वाईकुला हो, कोलाबा हो, मुंबई देवी हो, मलावार हिल हो, ये शहरी इलाके हैं। लेकिन इसके साथ साथ सब अर्बन इलाके जो है महाराष्ट्र के भीतर, जिसको दिल्ली के भीतर जैसे लोग कहते हैं ना कि एनसीआर, ठीक वैसे ही सर्व अर्बन का इलाका महाराष्ट्र के भीतर, चाहे अंधेरी का इलाका हो, विले पार्ले, घाट कोपर, चैनबोर, कुर्ला, बांद्रा, ये सारे के सारे इलाके क्या है, दहिसर, बोरीवली, बिकरौली, मांडो, जुगेश्वरी, वर्षोपाई, मतलब इस सबके नाम का जिक्र आज क्यों करना पड़ रहा है। आखिर वहां पे एमएलए उम्मीदवार जो हैं उनके आश्रय नहीं ले रहे। सवाल है कि इन तमाम जगहों पर बाकी बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी है। पूरे महाराष्ट्र के भीतर करीब करीब 150 से ज्यादा यानी 288 विधानसभा की सीटें, लेकिन 150 से ज्यादा उम्मीदवार वैसे चुनाव मैदान में है जो कल तक अपनी सियासत अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही कर रहे थे, लेकिन इस बार टिकट नहीं मिला तो फिर वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में। यानी ये संदेश बहुत साफ है कि यह चुनाव आखिर
किन नेताओं के लिए आखिरी चुनाव साबित हो सकता है महाराष्ट्र के भीतर, उससे मौजूदा समय में बड़ा सवाल ये निकल करके आ गया कि सच में यह चुनाव बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के और खास तौर पे ठाकरे परिवार तक के लिए आखिरी चुनाव तो महाराष्ट्र के भीतर साबित नहीं होगा। ये सारे सवाल मौजूदा वक्त में इसलिए है क्योंकि आदित्य ठाकरे इस बार चुनाव जीत जाएंगे। मिलिंद देवरा उनके खिलाफ करते हैं। मिलिंद देवरा के पक्ष में एक समय मुकेश अंबानी तक रहे हैं, कांग्रेस के लाडले रहे हैं। बरली से आदित्य के खिलाफ जो है मिलिंद देवरा होते हैं, और वहां के जो मेट्रो के प्रोजेक्ट हो, वहां मां लक्ष्मी रेस कोर्स का जो प्रोजेक्ट हो, कितना हजारों करोड़ का मामला उसके भीतर लगा हो। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी दर कॉन्स्टिट्यूंसी महाराष्ट्र के भीतर जब आप एक एक करके परखना शुरू करेंगे तो आपको औसत निकल करके आएगा। खास तौर पर मुंबई और सौर्ण के इलाके के भीतर एवरेज औसतन जो न्यूनतम का एवरेज होता है वो होता है करीब 1000 करोड़ रुपया का। जी हाँ, करीब करीब 1000 करोड़ रुपया वो हर उम्मीदवार के पीछे जो कि बागी है महाराष्ट्र के चुनाव के भीतर, यानी ये कहे कि अपने पॉलिटिकल पार्टी के से हट करके जो व्यक्ति खड़ा है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, उसको इतने सारे पैसे खर्च करने होंगे, ये बहुत मिनिमम है। जरा आप सोच के देखिए कि महाराष्ट्र के चुनाव 21 सियासत के दिशा में महाराष्ट्र को तय करने वाला है। जरा खुद ही सोच के देखिए कि पूरी की पूरी शिवसेना, चाहे उद्धव ठाकरे की हो चाहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, ये अलग बात है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को भी चुनाव मैदान में उतारा है। जी हाँ, लेकिन सवाल है, यह भी एक सच है मौजूदा वक्त में कि शरद पवार एनसीपी जिनकी सालों साल की राजनीति उनके धाक के साथ बनी रही, चाहे पुलिस महकमा हो, ब्यूरोक्रेसी हो या अंडरवर्ल्ड हो, वो किसी भी माफिया के रूप में हो या फिर किसी भी सामाजिक कार्य के तौर पे जिसकी पहचान हो, शरद पवार का वर्चस्व, उनकी दखल हर एरिया के भीतर हर क्षेत्र में रहा। लेकिन पहली बार वो कब्जे की लड़ाई के दिशा में अजित पवार या फिर ये कहे कि शरद पवार इस दिशा में चुनाव महाराष्ट्र के बढ़ चुके हैं। यही स्थिति मुंबई, कल्याण, ठाणे और यही स्थिति कमोबेश कोंकण तक के बीच में आकर के टिक गई है कि आखिरकार असल शिव सैनिक महाराष्ट्र के भीतर है कौन, उद्धव ठाकरे के शिव सैनिक या फिर एकनाथ शिंदे की ठटकनी। और इस सियासत का कोई और छोर ही नहीं है, क्योंकि इसलिए इस चुनाव परिणाम के बाद जो इस बार चुनाव हो रहे हैं उसके बाद सियासी पूरे महाराष्ट्र की बदल ही जाएगी। यानी एक तरीके से ये कहे कि इतनी बड़ी संख्या में जब पैसे का जब जिक्र कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, और बागियों के पीछे एवरेज 1000 करोड़ रुपए के आसपास होती है, तो बागी दर बागी अगर आप देखते चले जाएंगे, बोरीवली के भीतर गोपाल शेट्टी खड़ी होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बागी है। उमरेड में राजू पांडे खड़े होते हैं जो शिवसेना शिंदे गुट के होते हैं, वह भी बागी है। अंधेरी पूर्व के भीतर एक समय में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पहचान हुआ करती थी, और उनकी पत्नी कीर्ति शर्मा इंडिपेंडेंट की लड़ाई में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सामने आकर के खड़ी है। जिजवार के दौर में नाना काटे जो कि एनसीपी से जुड़े होते हैं, वह भी चुनाव मैदान में होते हैं। यानी ये वो भी इंडिपेंडेंट। माना खुर्द के भीतर शिवाजी नगर जो कि नवाब मलिक सामने आए हैं और एनसीपी के टिकट यानी अजित पवार के टिकट के ऊपर है, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के ही लोग उनके सामने खड़े, और खुल करके ये बात कहने से घबराते नहीं कि उनकी ताल्लुकात दाऊद इब्राहिम के साथ भी रहा है। सवाल तो मौजूदा वक्त में यह भी है कि महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर कोरा कमेटी की रिपोर्ट ने शरद पवार के ऊपर भी उस दौर में उंगली उठाई थी, और उस समय के बाद भी सियासत शरद पवार नहीं संभाले। ये कहे कि 93 सीरियल ब्लास्ट 1993 उन परिस्थितियों से जब आप एक दो चार होना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है कि सियासी तौर पर आपको दो मैसेज बार बार दिखाई पड़े। महाराष्ट्र की सियासत एक ऐसे पैसे के ढेर पर खड़ी रहती है और चलती चली जाती है, जो कि सत्ता के भीतर आने के बाद एक पूंजी को बनाते चले जाता है, और आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले को अगर एक एक करके आप देखेंगे तो कोई इस बात को कहने से चूकता नहीं। उसने अंधेरी को बेच दिया, उसने बांद्रा की जमीन समूची जमीन को ही हड़प लिया, उसने मानखुर्द के इलाके के भीतर देखिए क्या कर डाला। ये एक ऐसी परिस्थिति होती है जो बताती है, दिखाती है, समझाती है कि किस तरीके से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव 2024 का एक उस दिशा की ओर बढ़ गया है जहां पर नेता और पॉलिटिकल पार्टी के अस्तित्व का सवाल मौजूदा वक्त में सवाल खड़ा हो गया है। जी हाँ, और इन तमाम सवालों के नब्ज में सीधा सीधा सवाल ये होता है कि पार्टी के खिलाफ पार्टी है, अपने ही सहयोगी पार्टी के खिलाफ ही पार्टी के लोग हैं, और अपने ही चाचा भतीजे की लड़ाई में खुल करके महाराष्ट्र के भीतर देखने को मिल रहा है। इन परिस्थिति के भीतर कौन किसको कैसे साधेगा ये तो बहुत दूर की गोटी है। एक एक करके लगा सबको देखना शुरू करे, परखना शुरू करे। उससे पहले जरा आपको देखना चाहिए आखिर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब भारतीय जनता पार्टी के रहे, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जब देवेंद्र फडणवीस ये बात कहते हैं कि दिवाली आप बीतने दीजिए,
बता देंगे दरअसल दाऊद के साथ संबंध किसके और दाऊद के साथ जिसके संबंध का जिक्र कर रहे हैं वह पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नवाब मलिक मानपुर शिवाजी नगर से उम्मीदवार है इस बार का विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के भीतर। वहां के कई बस्तियों को उन्होंने बसाया है और जब उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ रहा था तो बस्तियां दर बस्तियां और जमीन दर जमीन वो दस्तावेजों को सामने लाया भी गया। लेकिन अगला सवाल वहीं पर कोई भी कर सकता है कि वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने उनको जेल में डाला, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिनको उनको जमानत दिला दिया, ये वही बीजेपी है जो दाऊद के साथ संबंध जोड़ती है, ये वही बीजेपी है जो उनको संबंधों को पुख्ता तौर पर सबूत के तौर पर सत्ता के भीतर रहते हुए पेश कर नहीं पाती है। तो चुनाव के समय दरअसल ये पूरा का पूरा खेल पैसों का है, लेकिन इस बात को आज देखना चाहिए। एक पल के लिए सुनिए जरा। इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी ये महाराष्ट्र की राजनीति का एक चेहरा भर है, क्योंकि जितनी बड़ी पूंजी, जितना बड़ा पैसा, जितना बड़ा माफिया, जितनी बड़ी वसूली, जितना बड़ा लूटपाट की परिस्थिति महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, यूं कहे कि महाराष्ट्र की राजनीति में सीट दर सीट चलती चली जाएगी। उसके भीतर सवाल केवल यही रहता है कि एक बार चुनाव जीत तो जाए। नागपुर से लगा होता है काटुल का इलाका। काटुल के भीतर एक समय में अनिल देशमुख जीते थे। अनिल देशमुख एनसीपी के एक समय गृह राज्य मंत्री वहां पर थे, गृह मंत्री के तौर पर महाराष्ट्र के भीतर, लेकिन उनको जेल के भीतर डाला गया। ईडी ने उनके खिलाफ केस चलाया क्योंकि जो चाहते थे सत्ताधारी या फिर ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी उन्होंने वो नहीं किया, जो कि बाद में निकल करके उन्होंने बताया। उसी काटुल सीट के ऊपर क्योंकि एमएलए हैं शरद पवार के साथ चले गए, तो यहाँ पर अजित पवार ने अपना दावा ठोक दिया, अपना दावा ठोका और नरेश अरसरे उनको टिकट दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा जी नहीं, नागपुर से सटे काटोल की अहमियत को आप समझते हैं, तो उन्होंने चरण सिंह ठाकुर को टिकट दे दिया। दोनों आमने सामने चुनाव मैदान में खड़े हैं। ऐसी परिस्थिति अलग अलग जगहों पर, पंढरपुर के भीतर एनसीपी के ही अनिल सावंत जो कि शरद पवार के पार्टी के हैं और कांग्रेस ने भागीरथ झाल के होते हैं, तो ऐसे में दोनों पॉलिटिकल पार्टी के नेता एक दूसरे के सामने आके खड़े हैं। बरंडा, महाराष्ट्र के बरंडा में जो रंजीत पाटिल होते हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना के, वो तो अजित पवार, उनके सामने अजित पवार, शरद पवार की एनसीपी के राहुल मोंडे आकर के खड़े हैं। सोलापुर दक्षिण का इलाका पड़ता है, वहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी अमर पाटिल को चुनाव मैदान में उतारती है, तो कांग्रेस के उम्मीदवार जिनको उनको टिकट देना चाहते हैं उनको टिकट नहीं मिलता है, तो वहां पर इंडिपेंडेंट लोग आकर के खड़े हो जाते हैं। सारे लोग क्यों खड़े होते हैं? आखिरकार वहां की मैथमेटिक्स या राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से चलती है, ये कहे कि लोकल उम्मीदवार के हिसाब से चलती है। तो एक बात और महाराष्ट्र के चुनाव में समझ लीजिए कि सियासी तौर पर महाराष्ट्र के भीतर और जिस इलाके के भीतर जो विधायक होता है उस इलाके में उसी की चलती है, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो। और महाराष्ट्र बिजनेस मॉडल के एक ऐसे पॉलिटिकल चेहरे पर जाकर के टिका हुआ जिसका इतना पैसा अलग अलग जगहों पर मौजूद होता है। मुंबई और सर्व अर्बन का इलाका अपनी जगह होता है, लेकिन उससे सटा हुआ वेस्टर्न महाराष्ट्र का इलाका जहां पर शरद पवार की तूती बोलती है, उस इलाके के भीतर भी बारामती भी आता है। बारामती पर कब्जा किसका होगा ये बताना होगा। एक तरफ चाचा भतीजे की लड़ाई, दूसरे तरफ अपने ही परिवार से दूसरे को उठा करके सामने रख दिया कि अब तुम अपने चचा को हराओ। यानी ये कहे कि तीन तीन पीढ़ियां आमने सामने खड़ी होती है। वेस्टर्न बैराज की सीटों में 70 सीटों में से 38 सीटों पर बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी होती है। विदर्भ के भीतर 62 सीटों में से करीब करीब 27 सीटों के ऊपर बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी होती है। मराठवाड़ा के 46 सीटों में से 26 सीटों पर बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी होती है। जरा सोचिए, ठाणे और कोकण के इलाके के भीतर जहां 39 सीटें विधानसभा की, वहां पर सबसे ज्यादा फीसदी के हिसाब से करीब करीब 29 सीटों के ऊपर बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुंबई के 36 सीटों में से 27 सीटों पर बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी है। नॉर्थ महाराष्ट्र के 35 विधानसभा सीटों में से करीब करीब 18 सीटों के ऊपर बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी होती है। यानी ये कहीं करीब 150 से ज्यादा हर दूसरी सीट पर बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी है। और उस बागी को जिताने का काम उस इलाके के वो प्रभावित तबका कर रहा है, जो जान चुका है इस बार कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी से अब कोई काम निकलेगा नहीं। एकनाथ शिंदे से कोई काम निकलेगा नहीं। एकनाथ शिंदे भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही महाराष्ट्र के भीतर नाचेंगे, क्योंकि इस दौर में भारतीय जनता पार्टी जिस लड़ाई को लड़ रही है उसमें 152 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। और उसका मानना इस बार बहुत साफ है कि हम चुनाव जीतेंगे तो करीब करीब 110 सीटों पर चुनाव जीत ही जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का पिछले बार 103 एमएलए था,
जिताया था, लेकिन इस बार 110 है। असल लड़ाई शिवसेना के भीतर इस बार क्यों मची हुई है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में? क्योंकि पिछले चुनाव में शिवसेना 124 सीटों पर लड़ी थी। शिवसेना दो हिस्सों में दो फार हो गई, दो हिस्सों में बट गई। दो हिस्सों में तो एनसीपी भी बट गई, लेकिन एनसीपी भी 124 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ी थी। और इस बार अगर दोनों एनसीपी, शरद पवार और अजित पवार दोनों को अगर मिला दीजिएगा तो करीब करीब 124 में करीब करीब 15 सीट ही ऐड हो पाई और करीब 139 सीटों पर दोनों आमने सामने होते हैं। जो शरद पवार की पार्टी है वो 87 सीटों पर लड़ रहे हैं, जो अजित पवार है वो करीब 52 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी 139, पिछली बार दोनों मिले हुए थे तो 124 सीटों पर वो लड़ रहे थे। लेकिन शिवसेना 124 विधानसभा सीटों पर पिछली बार लड़ी थी। इस बार उद्धव ठाकरे 96 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और एकनाथ शिंदे 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी ये कहे कि पिछली बार 124 था, या इस बार बढ़कर के 176 सीट हो गया, यानी 52 सीटें की बढ़ोतरी हुई है। यानी एक पल के लिए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखिए तो भारतीय जनता पार्टी 152 सीटें पर, बटे हुए शिवसेना 76 सीटों पर होती है, तो वो 176, तो उन 176 सीटों में से अगर वो 110 120 सीट जीत पाती है, दोनों मिल जाती है, तो फिर क्या होगा? इस बात को रोकने के उपाय भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी तैयार किया है। करीब करीब 17 उम्मीदवार उसमें ऐसे होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, लेकिन वो खड़े हुए हैं एकनाथ शिंदे की तरफ से, जिससे बागी का हिस्सा गायब हो जाए, पैसा एक जगह सिमट जाए। जो लोग पैसा स्टेक पे लगा रहे हैं वो कम से कम इधर उधर ना देखे। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि एनसीपी जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की और शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, इसके भीतर 176 में से करीब करीब 89 सीटें, 89 सीटों पर बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी आपको अलग अलग जगहों पे दिखाई पड़ेगा। ये संदेश महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से क्या आता है? ये संदेश होता है कि कोई भी जीत सकता है। ये संदेश है कि किसी को भी इस दौर में हराया जा सकता है। ये संदेश है कि जितनी बड़ी संख्या में पैसा लगाने वाले तैयार हैं और जिन तमाम सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर के, जिन जमीन को लेकर के, अपने काम को कराने को लेकर के जो पिछले सालों साल से रुका रहा, अटका रहा, पड़ा रहा, उसके भीतर तेजी लानी है। क्योंकि उद्धव ठाकरे की सत्ता जिस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर चली गई, या उनके साथ लोगों ने सोचा कभी नहीं ऐसा होगा और एकनाथ शिंदे के पास वो सत्ता लौट करके आ जाएगी, ये उनके साथ खड़े लोग कभी सोच ही नहीं पा रहे। तो हर कोई इस दौर में अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए पैसा चुनाव मैदान में लगा चुका है और हर उम्मीदवार के भीतर इतना सारा पैसा अब डाल दिया गया है कि उसका कोई और छोर ही नहीं। और शायद यही वो बड़ी वजह है, लड़ाई खुल करके हो रही है। इस खुल करके लड़ाई का मतलब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में यह है कि भतीजा खुल करके चाचा के खिलाफ बोलने से कतराता नहीं है, घबराता नहीं है। और तो और भगवा कहां पर लहराएगा, इस बात को बताने से खुलेआम खुले तौर पर अब देवेंद्र फडणवीस साहब भी कतराते नहीं है। देख लीजिए। मी टीका केली होती त्याच्यावर, कशाला रे म्हणलं तंबाखू खात असतो, हे लोकांना कॅन्सर होतात, कारण साहेबांना पण तो गंभीर आजार झाला होता. म्हणलं गप्प बसराव, आपल्याला लय काम करायचं आपलं. पण ती कुठलं गुपचूप, मी नसलो की गुपचूप सोळायचं, मी असलो की म्हणायचं कुठे दादा काही नाही का. पण मी माझ्याकरता नव्हतं सांगत, मी त्याच्याकरता सांगत होतो. आणि हे सगळं दुर्दैवाने झालं, हे काढायचं काही गरज नव्हती. पण नंतर माझ्यावर आरोप झाले, मला बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला. म्हणले याच्यावर 70,000 कोटीचा आरोप करूया आणि सारखं 70,000 म्हणायचं. देखिए थाना ये हमेशा भगवा था, भगवा है, भगवा रहेगा. मुख्यमंत्री जी का फॉर्म हम भर रहे हैं. मुख्यमंत्री जी रिकॉर्ड वोटों से आएंगे, अपने ही पुराने रिकॉर्ड को वो तोड़ेंगे. थाना में 3 सीटें, 2 शिवसेना 1 बीजेपी. ये महाराष्ट्र के थाने की पहचान शिवसेना भगवा के साथ नहीं बल्कि आनंद दिघे के साथ जुड़ी हुई है। आनंद दिघे बाला साहब ठाकरे की सबसे महत्वपूर्ण सिपा सलार महाराष्ट्र के चुनाव में, लेकिन उनकी हत्या हो गई। आनंद दिघे का नाम आज भी थाने के इलाके के भीतर गूंजता है और थाने के भीतर आनंद दिघे की मौजूदगी इस बात की भी एहसास कहीं न कहीं दिलाती है कि खुद एकनाथ शिंदे उनके अपना गुरु मानते हैं। और थाने के भीतर की मौजूदगी शिवसेना को लेकर के आनंद दिघे के करीबियों के भीतर कई बार अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे पनपी भी है। इसीलिए इस क्षेत्र के भीतर ठाकरे परिवार की मौजूदगी और आनंद दिघे के समर्थक या फिर ये कहे कि उनको चाहने वाले लोगों की मौजूदगी महाराष्ट्र के भीतर कई बार आमने सामने टकराती भी रही है। ये सवाल एकनाथ शिंदे के साथ मौजूदा वक्त में इसलिए बड़ा हुआ क्योंकि एकनाथ शिंदे ठाकरे परिवार के छांव से निकल करके अपने तौर पर भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम करके खड़े हो गए महाराष्ट्र के भीतर। यानी ये कह कि टकराव की परिस्थिति चाहे वह भगवा हो, हिंदुत्व हो, शिवसैनिक भी महाराष्ट्र के भीतर क्यों ना हो, सब कोई एक सत्ता की नई परिस्थिति उनको शिवसेना को जो बीच से तोड़ दिया,
उसने बिल्कुल नई परिस्थिति के पैदा कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के लिए कर दिया, जहां पर उस किसके राग में अब अपना राग फिट बैठाएगा, उसको आगे बढ़ाने लगे, या फिर ये कहे कि सुर दे सुर तेरा मेरा मिला दे। इसीलिए इसीलिए महाराष्ट्र के चुनाव में बार बार जब शिव सैनिक का जिक्र होता है, शिवसेना का जिक्र होता है, तो भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पर यह बात कहने और बोलने से घबराती नहीं है कि दरअसल एकनाथ शिंदे ही असली शिव सैनिक है, वही भगवा है, वही हिंदुत्व है। यानी ये कहे कि ठाकरे परिवार को दरकिनार करना और हाशिए पर ले आना, यही से वो सारे सवाल खड़े होने लगते हैं कि दरअसल बाला साहब ठाकरे जिस मराठी मानुष का जिक्र करते थे, उस नब्ज को जरा समझने की कोशिश इस समय में गुजराती वर्सेस मराठी का जिक्र शिवसेना करने से कभी कतरा नहीं रहे, जो कि उद्धव ठाकरे की है। क्योंकि उसको ये बात पता है कि बीते लंबे समय से अगर ये संदेश चलता चला जाएगा कि अगर वो सत्ता में नहीं आएंगे तो फिर उनके साथ खड़े लोग भी धीरे धीरे करके इधर उधर बिखरते जाएंगे, उनके लिए एक जगह एकनाथ शिंदे ने बना रखी है। लेकिन सवाल है उसके आगे का कि उससे बहुत बड़ी संख्या में, आज से नहीं करीब ठाकरे के दौर से ही शिव सैनिकों के पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं रही, और जितनी बड़ी संख्या में जो भी मुंबई पहुंचा वो धंधे के लिहाज से पहुंचा, ये फिर रोजगार की खोज में पहुंचा, उसको पनाह महाराष्ट्र के भीतर और मुंबई या मुंबई के सब अर्बन के इलाके में शिवसेना ने उनको पनाह दिया। वो शिवसेना दो हिस्सों में बट गया, सत्ता एकनाथ शिंदे के पास खड़ी है। इसीलिए महाराष्ट्र के भीतर उद्धव ठाकरे की शिवसेना बार बार इस बात को कहती है, ये किनका जिक्र करते हैं, किस रूप में करते हैं, तो सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ से उड़ा करके गुजरात ले जाते हैं। यानी ये कहे कि मराठी मानुष को रोजगार महाराष्ट्र के भीतर मिलता नहीं, मराठी मानुष के साथ विदर्भ को भी जोड़ देते हैं। और इन परिस्थितियों के भीतर कहीं न कहीं क्या सच में मराठी मानुष की परिस्थिति जाग करके उद्धव ठाकरे के साथ जाकर खड़ी हो जाएगी, जब इन तमाम सारे बातों का जिक्र होता है। देखिए एक पल के लिए भी देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर विश्वास मत रखना। टाटा एयरबस के बारे में बोलिए, 40,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट नागपुर में होने वाला था, उनका ही नागपुर है ना विदर्भ में, और 10,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला थे वहां। वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी अमित शाह उठाकर गुजरात में लेकर जाते हैं, उसका कल उद्घाटन हो गया। देवेंद्र जी आप उसके ऊपर बात कीजिए, उसके ऊपर बात कीजिए। शरद पवार के जमाने में क्या हो गया, हमारे जमाने में क्या हो गया। मैं तो दरअसल महाराष्ट्र के इस चुनाव का संदेश कमोबेश ये कहे कि हर पॉलिटिकल पार्टी और हर नेता के लिए बहुत साफ है, और खास तौर पे उन तमाम नेताओं के लिए जिन नेताओं ने सालों साल की राजनीति की है। जी हाँ, यानी ये कहे कि जो कोई भी पारंपरिक नेता आपके जहन में, चाहे शिवसेना का हो, एनसीपी का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का ही क्यों ना हो, हर किसी को ये बात पता है कि यह चुनाव हारने के बाद उनका आखिरी चुनाव साबित हो सकता है। आखिरी चुनाव का मतलब ये होता है कि दरअसल सियासत इस बात का अब इजाजत कभी देती नहीं कि चुनाव हारने के बाद आप धंधा कर सके, आप वसूली कर सके, आप लूट कर सके, आप लूट में शामिल हो सके, आप प्रोजेक्ट इधर से उधर दिला सके, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि एकनाथ शिंदे के दौर की राजनीति ने एक संदेश कम से कम पूरे महाराष्ट्र को दे दिया, रिमोट दिल्ली के हाथ में है, और दिल्ली का मतलब सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी उस राजनीति को साधने की है, जहां पर वो महाराष्ट्र को न तो मराठी मानुष के तर्ज पर देखेगी और न ही महाराष्ट्र को गुजराती वर्सेस मराठी के तौर पे देखना चाहती है। वह तो जानती समझती बूझती है कि दरअसल कॉर्पोरेट और पैसे की एक ऐसी जगह है महाराष्ट्र, जहां पर अब आने वाले समय में बहुत सारा पैसा लगना है, बहुत सारा पैसा निकलना है। यानी ये कहे कि एक ऐसी सियासत के मुहाने पर अगर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव अगर चल रहा है, चाहे तमाम नेता खड़े हैं, वो अनिल देशमुख हो सकते हैं, शरद पवार हो सकते हैं, अजित पवार हो सकते हैं, उद्धव ठाकरे हो सकते हैं, अजित ठाकरे हो सकते हैं, मिलिंद देवरा भी हो सकते हैं, चाहे वो छगन भुजबल हो सकते हैं, चाहे महाराष्ट्र के भीतर तमाम नेताएं हो सकते हैं, और नवाब मलिक भी हो सकते हैं। छगन भुजबल के भतीजे भी तो इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में है महाराष्ट्र के भीतर, नंदगांव से समीर भुजबल। यानी ये कहे कि वर्चस्व की इस लड़ाई के भीतर हर किसी को अपनी राजनीतिक जमीन महाराष्ट्र के भीतर न केवल इस बार बचानी है, बल्कि ये कहे कि चुनाव जीतने के बाद उस मुख्य धारा की कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल की परिस्थिति के भीतर शामिल भी रहना है, क्योंकि आने वाले समय में उनके हाथ से ये सब चीज निकल सकती है। यही वो बड़ी वजह है जिसके भीतर कमोबेश महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखें तो पूरे महाराष्ट्र के भीतर अलग अलग क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से सीटों की बोली लगती है। यानी ये कहे कि जहां जिस प्रोजेक्ट के आश्रय किसी का पैसा अगर अटका है, और वो पैसा कम से कम हमने आपको 1,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा बताया है,
यानी ये कहे कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के भीतर मुंबई और पश्चिमी महाराष्ट्र के भीतर कम से कम ऐसे सैकड़ों सीटें भी विधानसभा की आती है और कई जिलों के भीतर समाये हुए सारे पट्टे भी आते हैं। जो जिले हैं और उनके भीतर सैकड़ों अलग अलग पट्टे भी हैं, बिखरे भी पड़े हैं, जिनकी बोली लगेगी और बोली के आश्रय किस प्रोजेक्ट को किसको जगह मिलेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा नेक्सस इस दौर में 2019 के बाद से 2024 के बीच में पहले उद्धव ठाकरे और उसके बाद एकनाथ शिंदे के आश्रय जो काम करते रहा, उसने एक झटके में ही एक दूसरे के खिलाफ की परिस्थितियां कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के भीतर खड़ी कर दी। चाहे नौकरशाही हो, चाहे पुलिस हो, चाहे वो बिल्डर लॉबी हो पूरे के पूरे, चाहे वो भूमि माफिया हो महाराष्ट्र के भीतर, चाहे वो धंधा करने वालों को अपने जगह खोजने की चाहत हो, चाहे गुजरात से आए हुए व्यापारियों की वही फौज मुंबई के भीतर अपनी जगह बनाने की दिशा में आगे चल क्यों नहीं रही हो। हर किसी को इस दौर में पता है कि अब 2024 के विधान सभा का चुनाव महाराष्ट्र के, इस चुनाव के ठीक बाद बीएमसी के चुनाव महाराष्ट्र के भीतर होंगे और उसके आश्रय एक स्थिरता महाराष्ट्र की राजनीतिक तौर पर लाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं राजनीतिक उगाही के पॉलिटिकल उगाही के रास्ते लगातार बना रहे और उसके भीतर कौन कैसे शरीक होगा, कौन कैसे शामिल होगा। इसीलिए 2014 के भीतर बागियों की संख्या 22 थी, 2019 के में 22 से बढ़कर के 48 तक बागी की संख्या पहुंच गई, लेकिन 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बागियों की संख्या 150 से पार है, करीब 162 है। 4 नवंबर के बाद वो कहां आकर के टिकता है, वो पैसा कैसे शिफ्ट होगा, किस राजनीतिक पार्टी के तौर पर, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। जो निर्दलीय नाम वापस लेगा वो किसके पक्ष में जा रहा है और उसके पीछे लगा हुआ पैसा जो है वो किसी नेता के पीछे कैसे लगेगा, जिससे महाराष्ट्र के भीतर एक पूरी की पूरी धारा कहीं ना कहीं बनी रहे। इस बात का इंतजार कीजिए कि 3-4 नवंबर के बाद स्थिति और कुछ साफ हो जाएगी कि महाराष्ट्र के भीतर कौन सा नेता किस पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में और कौन से पैसा देने वाले लोग अब किस पॉलिटिकल पार्टी के पीछे आकर खड़े हैं। क्योंकि इस बार का महाराष्ट्र चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो कि महाराष्ट्र की सियासत नहीं बल्कि ये कहे कि महाराष्ट्र के भीतर सियासत करने वालों के अस्तित्व और उनकी आखिरी और पहले चुनाव से भी कहीं ना कहीं जाकर के जुड़ता है। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा दूर तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।